हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 8। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारा सेट मिल जाएगा। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जीके जीएस का है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ मंदिर। मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं, सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग भारत ही नहीं पूरे विश्व का ये प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे मल्लिकार्जुन स्वामी जो ये आप ज्योतिर्लिंग देखते हैं मल्लिकार्जुन, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और ओंकेश्वर की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये इंदौर के समीप पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे सबसे प्रथम जो है वो सोमनाथ है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि का आविष्कार किस काल में माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कृषि का आविष्कार जो माना जाता है वो नवपाषाण काल में माना जाता है। कृषि का आविष्कार हो या फिर पहिए का आविष्कार हो, ये दोनों नवपाषाण काल से संबंधित है, जबकि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध इन दोनों के बीच लड़ा गया। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में किन दोनों के मध्य हुआ था। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो वांडीवास है वो कहाँ स्थित है, यानी कि किस स्टेट में ये पड़ता है। तो वांडीवास तमिलनाडु का एक जगह था, ध्यान रखेंगे। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयर कूट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है। नीचे दिए गए कूट में की सहायता से आप इनको चयन कीजिए। तो चलिए फिलहाल हम एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात करें अमृतसर की संधि कब हुई थी, तो अमृतसर की संधि यहाँ पे मैं एक एक करके लिखते चलता हूँ। फर्स्ट जो अमृतसर की संधि 1809 में, 1809। ठीक है, उसी तरह से बात करें चतुर्थ मैसूर की संधि कब हुई थी, चतुर्थ मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1798 से लेकर के 1799। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, चलो 1799 ही लिख देते हैं। अब बात करें अगर हम यहाँ पे लाहौर की संधि, तो लाहौर की संधि कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि लाहौर की संधि 1846 में, 1846 में। और फोर्थ क्या है कि ईस्ट इंडिया जो है कंपनी, उसने मेवाड़ से संधि कब की थी, तो इसका सही उत्तर जो होगा मेवाड़ की संधि से सब किया था 1818 में। अब हम इसको आसानी से मैच कर सकते हैं कि कौन सबसे पहले हुआ था। तो देखिए 1700 में सबसे पहले स्टार्ट आ रहा है जो कि 2 से स्टार्ट होगा, और सिर्फ एक ही ऑप्शन 2 के स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2143 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन जो है वो अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो बताइए कि मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ वो जो युद्ध था वो कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, 1767 से लेकर के 1769। ठीक है, और 1769 में मद्रास के संधि के तहत इस युद्ध का समापन हुआ था। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बताइए कि यहाँ पे कौन एक गलत तरीके से मैच किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, जो कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी, कह सकते हैं 1838 में। ठीक है, 1838 में की गई थी, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाता है। देखिए कहीं कहीं मैंने बहुत जगह देखा, कहीं 1837 मुझे देखने को मिला, कहीं 1838 देखने को मिला। तो दोनों में से आप जो भी आपको याद हो आप उनको टिक करके रखेंगे, 1737 सॉरी या 1700 नहीं, 1837 या फिर 1838। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक किसके लिखी है या फिर पुस्तक के रचनाकार कौन है। देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक जो पुस्तक है इसके रचनाकार कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन को आपको पता है कि ये भारत में कह सकते हैं सबसे युवा वायसराय के रूप में ये जाना जाते हैं, ठीक है। और इनसे संबंधित तो सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको पता ही होगा, जो कि बंगाल विभाजन, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा, टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी रुद्धोष्म विचुंबकन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये जो विधि होते हैं वो परम शून्य ताप की प्राप्ति की दिशा में सबसे विशेष महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है, यानी कि माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश, बताइए कि पूर्ण आंतरिक की घटना जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना नहीं हो सकती है जब प्रकाश, बताइए। मैं आपको बता दूं कि पूर्ण आंतरिक जो परिवर्तन की घटना होती है तभी हो सकती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को देखें तो पानी से होकर के कांच में जाता है, ये उल्टा हो रहा है, जो कि विरल माध्यम से होकर के कांच में, कांच आपको पता है सघन माध्यम में, जो कि पानी विरल माध्यम हो जाता है कांच की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ठीक है, किसे टिक करेंगे, ऑप्शन हम ए को, यानी आवधिक गति। देखिए आवधिक गति को ही आवर्ती गति भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि घड़ी की जो सुई की गति होगी आप उसको मान के चलिए कि कुछ समय के बाद वो क्या करता है, पुनः अपने जो एक ही उसका रोटेशन है जो उसी पे ये आपका चलता रहता है। तो ये हो गया। साथ हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर का जो कक्षीय गति है वो भी हम मान सकते हैं कि वो आवर्ती गति ही है, यानी कि आवधिक गति ही है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस तरह से लिखेंगे, 2 8 8 2। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। आपको पता है कि जनरली हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि वो केवल उसमें आपका +2 होता है। किसमें, सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है इसमें इसका जो कि +2 होता है ऑक्सीजन की। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें OF2 तो इस कंडीशन में हमारा जो ये +2 होगा और ये आपका -1 होने की वजह से आपका 2 से गुना जो कि इक्वल करेगा, ठीक है। यानी कि F का -1 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन फ्लोराइड में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, प्लस में 2 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अवरक्त किरणों में, ठीक है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अवरक्त किरणों में परावैंगनिक किरणें जो होती हैं इसकी ऊर्जा अपेक्षा, यानी कि अवरक्त किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछ लेंगे किससे कम होती है, तो आप इस चीज को भी याद रख सकते हैं, गामा किरण या फिर एक्स किरण हो या फिर यही दो होगा, ठीक है, यही दो होगा। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया कि GX UV और इसको हम लोगों ने याद किया था इमरान करके, ठीक है, इमरान, ठीक है। ये 7 विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यानी RN से रेडियो मैंने तरंग आपको याद करा था, रेडियो तरंग। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या क्वेश्चन देखा था कि परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो V का मतलब क्या हुआ, जो कि विजिबल है, और U का मतलब अल्ट्रा वायलेट।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये किससे अधिक है, तो आई का मतलब क्या, इंफ्रारेड, इससे ये ज़्यादा है, इससे ये ज़्यादा है। और अगर हम बात करें कि अल्ट्रा वायलेट जो किरण है यानी कि परावैंगनिक किरण, इससे ज़्यादा कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स किरण और ये आपका गामा किरण, इस तरह से हम कह सकते हैं। यानी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही है कि ए होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं पे रहता दृश्य प्रकाश किरण तो वहाँ पे हम उसी को टिक करते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ये अपेक्षा ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेसा कांच। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डी व्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डी व्रीज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और वो जो सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने की लाल जो सड़ांध होती है वो किसके कारण होती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो गन्ने का लाल सड़न जो होता है वो एक जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और वो जो बैक्टीरिया हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, यानी कि कैलेटोट्राइकम फ्लैकेटम जो है इसके कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्या बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न क्या बनते हैं कि 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन हुआ था निम्न में से किसके विरुद्ध था। तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल में हुआ था, यह किसके विरुद्ध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मंदिरों के में भ्रष्टाचार के विरोध में। मैं आपको बता दूं कि बंगाल प्रांत के जो तारकेश्वर नामक जो जगह था वहां पे मंदिर के भ्रष्टाचार के विरोध में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, स्वामी कह सकते हैं सच्चिदानंद। ठीक है, स्वामी सच्चिदानंद थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मंदिरों के भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न बनता है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स चलाई थी, जिसको कह सकते हैं हड़प नीति या फिर विलय नीति, इसमें सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो कौन हुआ था, महाराष्ट्र का सत्तारा 1848 में। ठीक है, 1848 में सबसे पहला शिकार सत्तारा हुआ था। अगला प्रश्न क्या बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पे पड़ता है, तो ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस होता है। और इस यहाँ पे जो जलप्रपात स्थित है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका नाम क्या है, तो साल्ट एंजल जलप्रपात। ठीक है, साल्ट एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न बनता है कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं उसी को हम कहते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मैच करना है, तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। एक तरफ यहाँ पे रोक दिया गया और इसके तरफ जो कि आपको किसकी वजह से होता है वो दिया गया, तो बताइए कि यहाँ पे कौन सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रोग उठाएं तो आपको पता है कि अगर तपेदिक को उठाते हैं तपेदिक बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि 2 किसके साथ होगा, तो 2 यानी कि ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है। ठीक है, यानी हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से आपको पता है इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस के कारण होता है, तो देख सकते हैं कि डी का 3 के साथ मैच किया गया है कि नहीं, तो डी का 3 के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ जो होता है वो कालाजार, यानी कि कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। उसी तरह से फंगस, ठीक है, फंगस जो होता है वो दाद फंगस से होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी जो कि कह सकते हैं पाया जाता है। सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेल शोधन कारखाने और यहाँ पे जो राज्य दिए गए उनके साथ आपको मैच करना है, तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा।
देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मैचिंग की तो सबसे पहला क्या है, नुनमती। नुनमती कहाँ पे पड़ता है, ये आपका असम में कह सकते हैं, असम के गुवाहाटी में स्थित है, यानी कि ए का 3 के साथ। ए का 3 के साथ 2 ऑप्शंस मिल रहा है, या तो सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयली की बात करें तो कोयली जो कि एक रिफाइनरी है, कहाँ पे, गुजरात में। बी का फर्स्ट यानी ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मंगलोर आपको पता है कर्नाटक में और पानीपत हरियाणा में, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैच कर ही सकते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न ये बनता है कि चौराबड़ी जो ग्लेशियर है स्थित है, चौराबड़ी ग्लेशियर जो वो स्थित है, क्या होगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। केदारनाथ मंदिर जो कि कह सकते हैं ये कहाँ पे, उत्तराखंड में पड़ता है, और उत्तराखंड में ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबड़ी ग्लेशियर। और अगर हम स्थान बात करें कहाँ पे पड़ता है, तो रुद्रप्रयाग में। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पहाड़ियाँ वाला जो कि वेलिकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी, यानी पूर्वी घाट। पूर्वी घाट अगर हम बात करें वेलिकोंडा जो समूह है, यानी कि वेलिकोंडा की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो जलप्रपात और नदी के साथ आपको मैच करना है, जलप्रपात और नदी। तो बताइए कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दूध सागर जो है वो कहाँ पे पड़ता है, दूध सागर, हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर किससे टिक करेंगे। देखिए दूध सागर जो है वो मांडवी, ठीक है, यहाँ पे ए का 4 के साथ। उसी तरह से डुडुमा अगर बात करें, डुडुमा जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में स्थित है, ये आप कह सकते हैं मचकुंड नदी पे, ठीक है। मचकुंड यहाँ पे आपका मैच होगा बी का 2 के साथ। तो देखिए ए का 4 और बी का 2 कहाँ पे मिल रहा है, या तो हमारा ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आपको पता है जोग, ठीक है, जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है, डी का 3 के साथ। तो डी का 3 के साथ यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वैगाई, ठीक है। वैगाई जो नदी है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों की परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताएं। यानी 1 2 3 पॉइंट्स दिए गए, पॉइंट्स को पढ़ करके बताएं कि कौन सही है। सही उत्तर आपको चुनना है, तो बताइए। चलिए फिर एक एक करके मैच करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अलकनंदा नदी जो भागीरथी से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे सभी 1 2 3। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो बताइए कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। शिवालिक जो है वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा। अगला पॉइंट, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो निम्नलिखित में से किससे होकर के गुजरती है। देखिए इसके बारे में अपने वेबसाइट पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल के लिख करके ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके हमारी वेबसाइट को चेक करते रहिए। और आप आजकल तो हमारे वेबसाइट पे जो कि आपको ऑनलाइन जीके क्यूज़ भी दिया जा रहा है, तो आप पीछे रह रहे हैं तो ऐसा में कैसे होगा। आप रेगुलर हमारे वेबसाइट को भी चेक करते रहिए, वहाँ पर आपको रेगुलर जो कि अब जीके का करंट अफेयर जीके का जो मॉक टेस्ट दिया जा रहा है ऑनलाइन किया जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन आप दे सकते हो, जो कि क्यूज़ के मेथड से लिया जा रहा है, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए फिलहाल अगर हम बात करें कि कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है, और यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मान के चले कि ये जो इंडिया है, कर्क रेखा जो गुजरता है गुजरात से होकर के, यानी कि पश्चिम से जो गुजरता है, इस तरह से आपको बताना है कि किस राज्य से होकर के क्रॉस करते हुए जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो राज्य जिससे होकर पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, यानी कि 2 के बाद 1, और 2 के बाद 1 के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 के बाद हमारा आज जो आएगा, इसके बाद मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 के बाद यहाँ पे फिर से आपका त्रिपुरा आता है और उसके बाद मिजोरम आता है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, गर्म छत झाड़ो पत्र मिलेगा, पत्र मिलेगा, पत्र मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम, यानी कि लास्ट में आपका मिजोरम जाता है।
यहाँ पे त्रिपुरा पहले आएगा, तो त्रिपुरा 4-3, 2-1-4-3 कहाँ पे, 2-1-4-3 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा क्या करना था, और अगर आप इससे ज़्यादा समझना चाहते हैं तो जाकर के ट्रिक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा पर्णपाती वन, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेत्राणी द्वीप कहाँ स्थित है? नेत्राणी जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? नेत्राणी द्वीप जो पड़ता है हम कह सकते हैं कि यह अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और अरब सागर में स्थित, और ये कर्नाटक के करीब यानी कि दूर है, ठीक है, कुछ दूरी पर है, कर्नाटक के तट से कुछ दूरी पर स्थित है। तो फिलहाल हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन डी को, जो कि ये अरब सागर में पड़ता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में कुल 10 भौगोलिक क्षेत्र है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, बताइए बुल्गारिया की मुद्रा क्या है? देखिए बुल्गारिया की जो मुद्रा होती है हम इसको कह सकते हैं लेव, बुल्गारिया लेव कह सकते हैं। और इसके अगर हम राजधानी की बात करें तो बुल्गारिया की राजधानी होता है सोफिया, ठीक है, सोफिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं? जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है? राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से जो ये परामर्श है वो किस अनुच्छेद के तहत है? 143, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत रक्षा अधिनियम 1915 के संबंध में सही है? बताइए कि क्या होगा सही आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत रक्षा अधिनियम जो था वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के इरादे से 1915 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा अधिनियमित आपातकालीन आपराधिक कानून लगाया गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह एक आपराधिक कानून था जिसका उद्देश्य था भारत में राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों पर लगाम लगाना। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाग 9 और 11वीं अनुसूची, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है, और पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं कार्य करने के लिए? तो 29 विषय दिए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? सी, यानी कि SR बोम्मई केस में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो मैच किया गया वो कौन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सही नहीं है ऑप्शन जो कि बी गलत है, क्योंकि वार्षिक वित्तीय वितरण 112 बिल्कुल सही, आकस्मिक निधि का संबंध 267 से होता है, ठीक है, 267 है, यहाँ पे 300 नहीं होगा। धन विधेयक 110 बिल्कुल सही, राज्य का बजट 202, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? और वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI जिसको हम कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन यहाँ पे जो गलत किया गया वो क्यों गलत है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, जो कि ये पॉइंट गलत है। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, ठीक है, CBI की स्थापना 1963 में की गई थी। उस तरह से यहाँ पे बात करें तो संथानम समिति जो कि CBI की स्थापना से सिफारिश की थी, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारा यही होगा, संथानम समिति ने ही CBI की स्थापना की सिफारिश की थी। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत नहीं आता, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे सी को भी गलत कहेंगे। हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधान परिषद का सभापति, बताइए कि विधान परिषद का जो सभापति होते हैं क्या होते हैं, किस तरह से चुने जाते हैं?
तो सही आंसर क्या होगा कि विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट बनता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, तो ग्राम पंचायत की स्थापना का अनुच्छेद क्या है? आपको पता है कि अनुच्छेद जो होता है वो 40 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आने का मतलब किस भाग के अंतर्गत आएगा? राज्य के जो नीति निर्देश सिद्धांत है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग के अंतर्गत आता है? तो आप कहिएगा कि भाग 4 के अंतर्गत आता है, यानी हम ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है कि नहीं? काफी अच्छा प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक जो क्रम है वो कौन सा होगा? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें वेवेल योजना, चलिए सबसे पहले लिखते हैं वेवेल योजना कब था? वेवेल योजना आपको पता है 1945, ठीक है, 1945। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है, 1946। उस तरह से क्रिप्स मिशन की बात करें तो ये था 1942, ठीक है, 1942। और सीआर फार्मूला की बात करें तो सीआर फार्मूला जो हम कह सकते हैं ये 19 कितना था? 1944, हाँ 1944। अब आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कौन सबसे पहले और सबसे बाद में। तो सबसे पहले क्या है? 2, सॉरी, यानी कि सबसे पहले 3, 1942। तो 3 होगा, उसके बाद हम 44 करेंगे, उसके बाद हम 45 और उसके बाद 46, यानी कि 34 12 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी लाइब्रेरी क्या हो सकती है? जीवन बनाए रखने के लिए आनुवंशिकी लाइब्रेरी क्या हो सकती है? और वो है, हम कह सकते हैं, जैव विविधता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बनता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से हैं? तो जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? इस क्वेश्चन को यहां से आप समझ सकते हैं, मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे सही क्या होना चाहिए। देखिए, हम बात करें कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विकसित होते हैं। मैंग्रोव वन की बात की जा रही है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अगर हम राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे हमारा वो बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे गुजरात है और थर्ड नंबर पे जो कि अंडमान निकोबार, क्योंकि ये हाल ही में राष्ट्रीय वन नीति रिपोर्ट जो आई थी 2019 उसके अंतर्गत भी ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे जो बात सेकंड की जा रही है कि ये वन पक्षियों की एक विस्तृत विविधता को आश्रय प्रदान करता है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अदरवाइज हमारा जो कि फर्स्ट गलत हो जाता अगर हम राज्य की लेकर के चलते तो, ठीक है ना। तो फिलहाल हम इस ऑप्शन को सी को टिक करेंगे, जो कि दोनों 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? सीएफसी। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यानी कि क्लोरीन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है, तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। समिति दी गई है और उनके कार्य दिए गए, क्या होगा। देखिए वाचो जो समिति थी किससे संबंधित था? प्रत्यक्ष कर से, यानी ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 2 के साथ तो 2 जगह मैच कर रहा है। चलिए अगर हम बात करें रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से था, यानी कि 2 का बी का 1 होगा, तो बी का 1 देख सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा काफी तरीके से मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। दत्त समिति की बात कर तो ये औद्योगिक लाइसेंसेस देने से संबंधित थी, यहाँ पे सी का 4 के साथ ये भी मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे नानजुन-दंपा जो था वो समिति किससे संबंधित है? रेलवे किराए से, तो यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में कितने प्रकार के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कितने प्रकार के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, इकोनॉमिक्स का जो हमारा चल रहा था सीरीज, उसी में 4 प्रकार के क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां अवेलेबल है भारत में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेषा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किस राज्य के सरकार के द्वारा की गई थी? तो ये जो शुरुआत की गई थी ये कह सकते हैं उड़ीसा के सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे, किस लिए संबंधित था अन्वेषा योजना? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया था।
अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो वर्गीकरण है इसका हम करते हैं स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या बनता है कि मानव विकास सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट देशों जो कि रिपोर्ट देशों की तुलना इसके आधार पर नहीं करती है। क्या सही आंसर होगा? तो निगमित प्रशासन के आधार पर नहीं कहा किया जाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करें। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था हाल ही में, जिसको हम शॉर्ट में ईपीआई कहते हैं, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। इसके संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही आंसर है। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट जो कि बिल्कुल सही है, ईपीआई 2020 में भारत 168वें रैंक पे है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इस सूचकांक में डेनमार्क फर्स्ट और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। एक और दो दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो देखिए यूरोप का गर्म कंबल के रूप में हम जानते हैं गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्थवाह जो है होते हैं किसे कहते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह किसे कहा जाता है? व्यापारियों के काफिले को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। वह पड़ोसी देश कौन है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? और वो देश है बांग्लादेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में जो हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको हम लोग शिमला समझौते के नाम से जानते हैं, वो कहाँ किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए को, यानी कि बोर्नेस कोट में। और ये बोर्नेस कोट कहाँ पे? शिमला में ही पड़ता है। तो शिमला में जगह जहाँ तो हम इसको वर्तमान में राजभवन के नाम से जाना जाता है अब। तो ये यहीं पे किया गया था बोर्नेस कोट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग थर्मोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी जो वो किसके द्वारा की जाएगी? तो वो भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। अधिकार दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो लिखी गई है वो पुस्तक कौन है? तो राइट आंसर होगा सतरंगिनी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चितंबरा किसके द्वारा लिखा गया? चितंबरा सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखा गया। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी। और कमायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार पूर्ण अवधि के लिए चुने जाने के बाद एक न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि के लिए कार्य करता है? अगर कोई जो न्यायाधीश अगर पूर्ण अवधि के लिए चुना जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने अवधि तक वो कार्य करता है? 9 वर्षों तक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है? कोथागू डैम। ठीक है, कोथागू डैम जो है वो किस राज्य का ताप विद्युत केंद्र है? कोथागू डैम किस राज्य का ताप विद्युत केंद्र है? ये पड़ता है तेलंगाना में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तेलंगाना में। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जो कौन सा वो सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता, जिसको हम कह सकते हैं कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसी टिक करेंगे ऑप्शन सी को। कहीं के इसको चू फाट कहा जाता है, कहीं के इसको छू फाट कहा जाता है। तो एक्चुअली जो आपको दिखे आप उसको याद रखेंगे, जो भी आपको छू फाट। ठीक है, तो फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर स्थित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर जो है वो रूस और ईरान के बीच स्थित है। देखिए कैस्पियन सागर एक प्रकार का झील ही है। ठीक है, एक प्रकार का झील ही है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा हम झील कह सकते हैं या फिर हम सागर कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है सागर? इसको क्यों कहा जाता है? यह झील जो इतनी ज़्यादा बड़ी है, करीब करीब इसका जो क्षेत्रफल है
3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से इसको जो कि सागर कहा जाता है, एक्चुअली एक प्रकार का झील ही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? स्नूकर का जो गेंद है वो कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 गेंदों के साथ खेला जाता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाउंटेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, वेल्थ जो वो कहाँ स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? ये सिंगापुर में पड़ता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला पॉइंट क्या दिया गया कि बन्नी और मेहसाना किसकी नस्ल है? बन्नी और मेहसाना जो वो किसकी नस्ल है? बन्नी और मेहसाना किसकी नस्ल है? तो करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन ए को। ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, भैंस की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? औरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कह सकते हैं औरंग टाइगर रिजर्व असम में है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 का आयोजन जो कि फरवरी में किया गया था, फरवरी 2020 में। इसका आयोजन लद्दाख में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट बनता है कि 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है। 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि महानदी पर। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से आपने कितना स्कोर किया नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की रोजाना मॉक टेस्ट मिलती रहती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड।